हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव स्वागत करता हूँ आप सभी का बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज अपन ज्योग्राफी की एक सीरीज लेके आए हैं। ज्योग्राफी में अभी तक जो हरियाणा में जितने भी क्वेश्चंस बने तो उनकी सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन है आज अपन उनको सोल्व करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला ऑप्शन आपके सामने पूर्वांचल पर्वत, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत रेंज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो विंध्याचल पर्वत रेंज है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विंध्याचल पर्वत रेंज। और विंध्याचल पर्वत रेंज जो है वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करती है ना। बीच में जो अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होके ही जाती है। ये शुरुआत गुजरात से इसकी शुरुआत हो जाती है विंध्याचल रेंज की। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है ना। और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसके ही हिस्से होते हैं, जैसे आपने सुना होगा भांडेर जो रेंज है, भांडेर रेंज भी इसी का हिस्सा है ना। कैमूर की पहाड़ियाँ जो बिहार में है वो भी इन्हीं का हिस्सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंध्याचल रेंज। कौन सी रेंज? विंध्याचल रेंज के बारे में याद रखना, ये भारत को, उत्तर भारत को साउथ भारत से डिवाइड करती है, बिल्कुल बीच से। तो भारत को कितने हिस्सों में बांटती है? दो हिस्सों में बांटती है। अभी मैंने बताया था ये यहाँ से अपने गुजरात से स्टार्ट हो जाती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक ये फैली हुई है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बहुत ही जो बहुमूल्य हीरे युक्त जो भ्रंश जो पर्वत है वो भी इस रेंज में पाए जाते हैं। ये आपको मैप में भी दिख रही होगी। ये जो माउंटेन रेंज जो है, ये वाली जो विंध्याचल रेंज और विंध्याचल रेंज के बिल्कुल जस्ट नीचे ही सतपुड़ा रेंज, दोनों के दोनों जो है ये ब्लॉक माउंटेन है, भरसोत्य पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी। पूछा कि इनमें से एक ऐसी नदी कौन सी है जिसका सोर्स जो है, स्रोत जो है वो शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक रेंज से कौन सी नदी इनमें से निकलती? पहला ऑप्शन आपके पास टांगरी नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा है कावेरी नदी और चौथी है कपिला। तो यहाँ पे कावेरी नदी तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि कावेरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जो कर्नाटक है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास से निकलती है कावेरी नदी ना। और कपिला जो नदी है, कपिला बिल्कुल कावेरी नदी की ट्राइब्यूटरी है, कावेरी नदी में अपना पानी डालती है, केरल से निकलती है। तो ये बिल्कुल कावेरी और कपिला इसका आंसर नहीं होगा। तो फिर आते हैं अब हिमालय रेंज की जो नदियां हैं, जैसे टांगरी और गंगा दोनों ही हिमालय रेंज की है। लेकिन गंगा जो नदी है उसका उद्गम शिवालिक रेंज से नहीं होता है, ये मिडल हिमालय और जो ग्रेट हिमालय जो उसके बीच से निकल के आती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा टांगरी नदी। टांगरी जो नदी है उसका उद्गम जो होता है वो शिवालिक रेंज से होता है। और बिल्कुल हरियाणा में जो मोरनी की पहाड़ियां हैं, मोरनी की पहाड़ियों के पास से निकल के आती है टांगरी जो नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टांगरी नदी मैंने अभी बताया कि मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और ये एक बलेली नदी बहती है हरियाणा में, उसमें जाके उसमें मिल जाती है ना। फिर वो आगे चल के घग्गर वगैरह नदियों का ये हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये पूछा कि भारत जो देश है, देश के अंदर, अपने देश के अंदर हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में ना होके कौन से देश में है? नेपाल में ना। कंचनजंगा की अगर बात की जाए तो कंचनजंगा जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि कंचनजंगा जो है भारत की सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा जो है भारत की सिक्किम राज्य में है और भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर हाइट है। और बिल्कुल ये नेपाल और सिक्किम, भारत और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर के पास में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। नंगा पर्वत की बात की जाए तो नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है और नंदा देवी ही जो है उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में। चलो इसके बारे में और देख लेते हैं एक बार।
तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। एक बात आपको याद रखनी है, देखो विश्व में 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं और सारी की सारी हिमालय में। विश्व में जो 10 ऊंची चोटियां सारी हिमालय में, उन्हीं में से सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो वो है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। अभी बताया मैंने आपको, कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई है 8,586 मीटर, जो कि सिक्किम राज्य में। K2 जो है वो भी भारत में ही है, लेकिन यहाँ K2 हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। K2 जो पड़ती है वो ट्रांस रेंज में पड़ती है, तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटियों की बात की जाए तो K2 का नंबर दूसरा आता है। लेकिन हिमालय की चोटियों की बात की जाए तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी रहेगी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने जो है ना, ये जो रेंज है, ये बिल्कुल जो रेंज आपको दिख रही है, ये जो रेंज है यही है कंचनजंगा, और ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित। और ये आपके सामने जो है विश्व की 10 जो हाईएस्ट जो पीक है वो आपके सामने है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं। सबसे पहली जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। दूसरी है माउंट K2, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और चौथी जो सबसे ऊंची चोटी है ये बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल पास में ही है, लाहोत्से पर्वत, मकालू पर्वत और चोयू पर्वत। नेक्स्ट है धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत का मैंने जिक्र किया था, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पीओके के पास में पड़ता है। और लास्ट है माउंट अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है। तो ये विश्व की जो 10 हाईएस्ट जो पीक है वो आपके सामने। तो इसमें ये 10 की 10 जो ऊंची चोटियां हैं वो कौन सी रेंज में स्थित है, वो है हिमालय रेंज में स्थित है। मतलब जहां पे हिमालय जो हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है ना, वहां विश्व की चोटियां स्टार्ट होती है। मतलब विश्व में सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी रेंज में पाई जाती है, हिमालय रेंज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। ये पूछा कि भारत की जो मेन लैंड है, मेन जो बाउंड्री है, उसका दक्षिणतम जो अक्षांश जो लाइन है वो कौन सी लाइन गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए भारत जो है वो कितनी अक्षांश में स्थित है। अक्षांश लाइन की बात की जाए तो भारत के बिल्कुल जस्ट नीचे से जाती है इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा जो जाती है वो 0 डिग्री अक्षांश से जाती है, 0 डिग्री अक्षांश से। और 0 डिग्री अक्षांश से अगर ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो भारत से यहाँ से जो लाइन जाएगी ना, बिल्कुल जो मेन बाउंड्री से ये जो भारत को टच करके जो अक्षांश रेखा गुजरेगी, ये जाती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। और बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर से जो भारत में अक्षांश रेखा जो जाती है वो जाती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो आंसर की तरफ चलते हैं अपन। सबसे पहला ऑप्शन है 37 डिग्री 8 मिनट, बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज आपको याद रख लेनी, ये नॉर्थ और साउथ जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे। तो एक चीज और आपको याद रख लेनी, अपन अगर विश्व की बात की जाए, पृथ्वी की बात की जाए, तो पृथ्वी को जो बीचों बीच से जो रेखा काटती है उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, या इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा जो है कैसी लाइन है, ये लेटीट्यूड लाइन है, जिसको हिंदी में अक्षांश रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा होगा, नॉर्थ, और नीचे वाला साउथ। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है इसको, ये साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। और यहाँ ना भूमध्य रेखा के जो नॉर्थ में जितनी भी अक्षांश से लेटीट्यूड लाइंस होंगी, उन सब के आगे आपको क्या लगाना है, उत्तरी अक्षांश लगाना है। और भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी वजह से भारत से जाने वाली हर अक्षांश रेखा के आगे आपको क्या लगाना है, उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश हैं उनके अक्षांश रेखाएं उनके पीछे हमेशा लगेगा दक्षिणी। जैसे हम पर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पीछे जितनी भी अक्षांश रेखा होंगी उनके पीछे आपको दक्षिणी अक्षांश लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जहां पे भी दक्षिणी अक्षांश होगा वो भारत का आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में हमेशा उत्तरी अक्षांश रेखाएं जाएंगी। तो 37 डिग्री 8 मिनट नहीं होगा इसका। 8 डिग्री 4 मिनट साउथ दे रखा, साउथ बिल्कुल नहीं होगा। ये भी साउथ है, साउथ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी वाला, देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, जो कि भारत में तमिलनाडु राज्य वाले हिस्से से टच करके जाता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। जैसे ये मैप है आपके सामने, इसमें देखो ये जो सबसे ऊपर वाली जो लैटिट्यूड लाइन है, जो कि जम्मू कश्मीर या अभी फिलहाल लद्दाख के पास से जो जाती है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट,
है ना। इसके आगे भी देखो नॉर्थ लगा हुआ, उत्तरी लगा हुआ मिलेगा भारत में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी। और भारत के दक्षिणी हिस्से से जो जाती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है इसको। और ये जो 6 डिग्री 4 मिनट जो लिखा हुआ आपके सामने, ये है अंडमान निकोबार। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, भारत के मेन लैंड के अंतिम पॉइंट, मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट, मुख्य भूमि जो लैंड लॉक जो भारत है इसका अंतिम पॉइंट पूछा गया ये वाले हिस्से का। तो ये अगर आपसे पूछा जी कंप्लीट भारत का नॉर्दर्न जो पॉइंट है वो कौन सा है, कितने डिग्री पे है, तो वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट के ऊपर, वो 6 डिग्री 4 मिनट के ऊपर। और अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट है, उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल है ना। इंदिरा कोल एक पास है, एक दर्रा है, बात याद रख लेना। और साउदर्न जो पॉइंट है इंडिया का सबसे साउथ में जो है वो कन्याकुमारी या केप कमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जो 8 डिग्री 4 मिनट अभी मैंने बताया था। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु भारत का जो है वो किबीथू में पड़ता है। किबीथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, रखना ये किबीथू कहे या वालांगू, एक ही दोनों पास में ही एक जगह है, तो किबीथू या वालांगू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि भारत का पूर्व में अंतिम बिंदु, क्योंकि इसके बाद चाइना और म्यांमार की बॉर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में गुहार मोती जो है वो एक जगह है गुजरात में, सरकरी के पास में पड़ता है, और ये भारत का पश्चिम में अंतिम बिंदु। और उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है गुजरात राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच में वो 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक चीज और आपको देखनी, अभी हमने अक्षांश रेखाएं देखी हमने कि भारत से गुजरने वाली, भारत कितने अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, तो यहां से जो लाइन जाती है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो साउथ से जो जाती है ना, यहां से जो जाती है साउथ से, वो जाती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये जो थी अक्षांश रेखा है। अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो भारत से जाने वाली जो देशांतर रेखा है वो 68 डिग्री 7 मिनट। देखो यहाँ पे इसके पीछे जो लगाना पड़ेगा वो आपको लगाना पड़ेगा पूर्वी, ईस्ट, क्योंकि भारत देशांतरों के हिसाब से पूर्वी देशांतरों के जो गोलार्ध है, जो हेमिस्फीयर है, उसमें पड़ता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत स्टार्ट होता है गुजरात राज्य से, और जैसे जैसे इधर आप चलते जाओगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ आओगे, यहाँ पे जो लाइन आपको देशांतर रेखा देखने को मिलेगी वो मिलेगी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार दोनों का दोनों लगभग 30 डिग्री 29 और 30 डिग्री के मध्य स्थित है ना। यहां से देखो, आप देखो 8 डिग्री से ये 38 डिग्री के समथिंग है, और ये 68 डिग्री से 98 डिग्री के मध्य स्थित है। लगभग भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जो हो करीब करीब कितना डिग्री है, 30 डिग्री। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। 2 पर्वत आपको दिए हुए, पूछा गया इन पर्वतों के बीच से कौन सी नदी बहती। तो एक चीज आपको याद रख लेनी है, अभी भी मैंने जिक्र किया था कि सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों पर्वत जो रेंज है वो मेनली जो मध्य प्रदेश उस राज्य में स्थित है। तो और मैंने बताया था कि दोनों के दोनों माउंटेन रेंज है, भरसोत्य पर्वत है। तो कैसे होते हैं भरसोत्य पर्वत, पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ एक चीज। जैसे ये एक माउंटेन है और बिल्कुल साइड में एक और माउंटेन है ये, तो ये बीच का जो धसा हुआ जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी कहा जाता है हिंदी में, इसी को रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। और ये इधर वाला जो रेंज है, ये मान लो ये जो है विंध्याचल रेंज है और ये है सतपुड़ा रेंज। और ये पूछा गया कि बीच से जो नदी फ्लो करेगी वो नदी कौन सी है इनमें से। तो एक बात आपको याद रख लेनी यहाँ पे कि यहाँ पे 2-3 नदियां हैं, इनके बारे में आपको याद रख लेना है। देखो जैसे ये जो पर्वत है, ये पर्वत मैंने बताया ऐसे याद रख लेना। ये पर्वत जो है ये है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत। दूसरी रेंज है ये वाली, यहाँ पे ये जो रेंज है ये याद रख लेना, ये सतपुड़ा रेंज है। और तीसरी जो रेंज है, ये बात याद रख लेना, ये जो रेंज है इस रेंज का नाम है अजंता रेंज। अजंता जो पर्वत है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। एक बात आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ये सारे पर्वत आपको याद रख लेने हैं। इनके बीच से जो रिवर जो जाती है, रिवर कौन सी फ्लो करेगी, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से जो जाती है वो याद रख लेना कौन सी नदी जाती है, वो जाती है नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी। और सतपुड़ा और अजंता के बीच से जो नदी फ्लो करेगी उस नदी का जो नाम होगा वो होगा ताप्ती नदी। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार बने हुए हैं, तो आपको याद रख लेना हमेशा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी फ्लो करती है, और नर्मदा एक रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। ताप्ती भी एक रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। ताप्ती सतपुड़ा और अजंता के बीच से जाती है, और दोनों की दोनों अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, अरब सागर में जाके गिरती है। और यार ना, दोनों की दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है? दोनों नदियां, याद रख लेना, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताया, ये आपको याद रख लेना, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत में ही अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और नर्मदा नदी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर की लंबाई। नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है ना। निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र में चली जाती है, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात से होते हुए किस में गिर जाती है? अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट, ये मैं बता ही चुका हूं आपको कि ब्लॉक माउंटेन किनको कहा जाता है? दोनों तरफ से उठा हुआ है जो हिस्सा है ये वाला, है ना, यहाँ भी उठा हुआ है, और बीच में जो वैली है ये जो बची हुई, इसको क्या कहा जाता है? रिफ्ट वैली कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी ही घाटे से बहते हुए नदियाँ, बहने वाली नदियाँ हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है? ये पूछा गया है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है? तो यहां पे याद रखने पूछा गया है कि भारत के समय और ब्रिटेन के समय में कितना अंतर है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 5.5 घंटा। 5.5 घंटे का अंतर है। भारत के समय और ब्रिटेन के समय में कितना घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। चलो ये सब कुछ अपन समझेंगे, एक दिन क्लास लेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्लास। अभी अपन क्विज चल रही है तो इसमें बहुत कुछ है समझाने का। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलो एक बार मैं बता भी देता हूं आपसे कि कैसे ये समय कैसे निकाला जाता है और सब कुछ। देखो, भारत का जो मानक समय जो रेखा है ना, वो रेखा है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का समय मापा जाता है, और ये बिल्कुल इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए जाती है। और विश्व का जो समय मापा जाता है वो मापा जाता है 0 डिग्री देशांतर से। और 0 डिग्री देशांतर जो जाते हैं वो जो ग्रीनविच जो शहर है लंदन में, वहां से होके जाती है। और वहां से होके जाती है, एक बार देख लो, ये ग्रीनविच शहर है, ये यहां से होके जाती है। और भारत स्थित है यहाँ पे 82.5। देखो ये है 0 डिग्री और ये है 82.5 डिग्री। तो यहां से यहां तक जो ये समय पूछा, ये समय कितना होता है, कितने का अंतर रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे रहेगा 5.5 घंटे का। आपने देखा होगा कि पहले के मोबाइल में भी क्या लिखा होता था, ऐसे लिखा होगा भारत में अगर आपको टाइम सेट करना है तो प्लस जीएमटी प्लस 5.5 लिखा होता था कि जीएमटी से अपना समय कितना घंटे आगे। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा अपना समय क्या है, आगे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बताया मैंने, जो 82.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत में कितने राज्यों से होके जाती है? 5 राज्यों से होके जाती है। आपके सामने है मैप में वो 5 राज्य जिनसे होके रेखा जाती है। देखो, सबसे पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश से होके जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य है जहां से 82.5 डिग्री या भारतीय जो समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो जाती है। और वो कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री के पीछे क्या लगाओगे आप? पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मैच कौन सा नहीं कर रहा। तो सबसे पहले कोटा। कोटा बिल्कुल राजस्थान में है, यहाँ पे महाराष्ट्र में दिखाया गया, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नरोरा, नरोरा जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है बिल्कुल, यहाँ पे बिहार दिखाया गया है, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर। देखो ये नरोरा, नरोरा में न्यूक्लियर प्लांट भी, एटॉमिक प्लांट लगाया गया नरोरा में। कोटा के पास भी रावत भाटा में लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये उनसे रिलेट करके ये पूछा जा रहा है शायद। कोटा जो है वो राजस्थान में है और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है।
तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में, ये भी एटॉमिक एनर्जी, यहां भी तारापुर महाराष्ट्र में न्यूक्लियर प्लांट है, यहां भी तारापुर महाराष्ट्र में। कलपक्कम जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, कलपक्कम में भी न्यूक्लियर प्लांट है, मद्रास न्यूक्लियर प्लांट, और ये बिल्कुल तमिलनाडु राज्य में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये लास्ट वाला हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये देख लेते हैं। भारत के कौन से राज्य की सीमा अधिकतम संख्या, मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य जिसके साथ सबसे अधिक राज्यों की सीमा लगती है? सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगने की अगर बात की जाए तो बिल्कुल साफ साफ आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है, यूपी के लगती है 8 राज्यों की सीमाएं लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, है ना। और दूसरा नंबर जो आएगा, दूसरा नंबर की उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक राज्य किसकी सीमा लगती है, तो आसाम हो जाएगा। आसाम के साथ 7 राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट एक स्लाइड इस पे अपन देख लेते हैं। देखो जैसे उत्तर प्रदेश है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए, देखो उत्तराखंड लगा हुआ है, बिल्कुल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग किया गया था 2000 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगी हुई है। उसके बाद हरियाणा लगा हुआ है तीसरा नंबर, चौथा नंबर राजस्थान लगा हुआ है, पांचवा मध्य प्रदेश लगा हुआ है, छठा छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, झारखंड भी लगा हुआ है और बिहार भी लगा हुआ है ना। तो 8 तो राज्य हो गए, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है दिल्ली। तो टोटल कितने हो गए? 9। दूसरा मैंने बताया था आसोम। आसोम को याद रखना, आसोम जो राज्य इधर वाला जो क्षेत्र है, सारे को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनें कहा जाता है इनको। और ये 7 बहनों में से एक जो आसोम है ना, आसोम इधर के जो 7 राज्य, 7 में से आसोम 6 के 6 राज्यों को टच कर रहा है। अकेला 7वां राज्य है आसोम, और आसोम इसके अलावा जो 6 राज्य सभी को टच कर रहा है, ठीक है। और एक इधर जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य, ये यहां से आप देख रहे हो टर्न करके आके इसको टच कर रहा है। तो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है आसाम? 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू एवरीवन। Yeah.